अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हमने पीछे लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिया है। उसका आखिरी एक्सप्रेशन था Kc पे। Kc इज इक्वल टू C की पावर C, D मोलर कंसंट्रेशन D उसकी पावर D, और नीचे मोलर कंसंट्रेशन A उसकी पावर A, और B मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B और उसकी पावर B। ये था हमारा आखिरी एक्सप्रेशन। इसी पे हमारी बात होगी जिसे हम कहते हैं एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या है, उसको किस तरह बयान करते हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आज बात करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली है द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट। वो कहता है कि प्रोडक्ट का रेशो है, प्रोडक्ट का रेशो है ऑफ द कंसंट्रेशन। जैसे मैं आपको पहले बता दूं तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे जी ये हमारी लॉ ऑफ मास एक्शन का पहला एक्सप्रेशन था, ये वाला, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई ये तो प्रोडक्ट्स हैं, उनका मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इनके दरमियान जो आपकी रेशो है उसे हम Kc कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, Kc। लेकिन ये सिंपल है। अगर हम जनरल किसी रिएक्शन की बात करें तो वो उसके हिसाब से ये डेफिनेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तकरीबन हर दफ़ा पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसको ज़रा अच्छे से समझना है, इसके यूनिट्स को भी और वैसे भी। चलें जी, वो कहता है कि रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का। कहता है कि प्रोडक्ट, ये आपकी प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट ले लें, हासिल ज़रब ले लें, क्या होगा जो राइज टू द पावर। कहता है इसकी पावर बना दे ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। वो कहता है कि भाई जो प्रोडक्ट के साथ उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना दो, और नीचे जो आपके रिएक्टेंट हैं उसके मोलर कंसंट्रेशन के जो मोल्स हैं उसको भी मोलर कंसंट्रेशन के जो है वो पावर बना दो। तो उसके दरमियान जो रेशो है वो आपका क्या कहलाती है जी, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। समझ आ गई इसको, क्लियर हो गया सब, ठीक है। तो लिखने का मतलब ये है कि भाई आपके पास एक रिएक्शन है, ये वाला, ये D है, ये आपका जो है वो D है। ये आपके पास मैंने एक रिएक्शन लिखा है। कहने का मतलब है कि ये भाई हमारी यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट है, ये आपकी प्रोडक्ट है, और ये आपके जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। ठीक हो गया जी। अब रिएक्टेंट्स वो कहता है कि प्रोडक्ट, पहले उसने प्रोडक्ट लिखा है, तो आपने क्या करना है, C ये आपके मोलर कंसंट्रेशन होगी, D मोलर कंसंट्रेशन होगी। अब C से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इनको आपने अच्छे से जो है वो ये वाला जो है इसको उसकी पावर बना देना है, मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देना है। इसके नंबर ऑफ मोल्स D हैं तो ये D हो गया। नीचे इसके नंबर ऑफ मोल्स A हैं तो A मोलर कंसंट्रेशन और इसकी पावर A। इसी तरह जो B हैं और इसकी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ये आपका बन जाता है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत अहम है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे MCQs पे और इसके कुछ यूनिट्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कर दें रेज इसको कर दें रेज, कोई सवाल नहीं? ओके। लोकी कहते मर के नी नाल कुछ जांदा, मैनू लगदा प्यार मेरा जाऊगा। हो लोकी कहते मर के नी नाल कुछ जांदा, मैनू लगदा प्यार मेरा जाऊगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि ये डिपेंड किस किस पे करती है, डिपेंड अपॉन, ये बेसिकली 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन आपके हिसाब से Kc जो डिपेंड करता है, जैसे जी ये डिपेंड करता है जी टेम्परेचर पे। ये MCQs के लिए हर दफ़ा ही पूछा जाता है कि भाई Kc किस पे डिपेंड करता है। तो आपकी बुक सिर्फ और सिर्फ ये वाला लिख रही है, ये वाला ओनली।
ठीक है, ये वाला लिख लीजिए भाई जो Kc है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा एमसीक्यूज के लिए, मैं पहले बता दूं ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि भाई जो है वो Kc डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका जवाब है टेम्परेचर। लेकिन मैं आपको यहाँ से कंफर्म कर दूँ ओ भाई ये और चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे भाई ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और ये कैटालिस्ट पे भी डिपेंड करता है। ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन आपकी बुक सिर्फ और सिर्फ ये लिख रही है, तो इसलिए आपने इसको ज़रा अच्छे से समझ लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक हो गया जी, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट्स के हिसाब से कि भाई इसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो भाई यूनिट जो हैं Kc के ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आपकी इक्वेशन कौन सी है, दो तरह की इक्वेशन होती हैं, या तो एक इक्वेशन होती है जिसके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, दोनों साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। दूसरा केस ये है कि भाई उसमें जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ना बराबर हो, इक्वल ना हो, तो फिर क्या होगा। तो इसके 2 केस हैं, केस 1 है और केस 2 है। कर दे रेस, ये समझ आ गई है, ओके। हा ला 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 हो। केस 1 में क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स, ये यूनिट की बात हो रही है अब हमारी, यूनिट्स Kc के यूनिट्स कौन से। तो केस 1 में हमारे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, ये केस 1 है, ठीक है, कि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बराबर हों, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जी, बराबर हों। तो फिर आपका Kc का यूनिट क्या बनता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, H2 I2 2HI, नंबर ऑफ मोल गिनो, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, 2 मोल हो गए। इधर कितने हैं, 2 मोल, यानी कि भाई ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। तो कहने का सिंपल मैं आपको बता दूं कि भाई जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर होंगे तो कोई यूनिट नहीं होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। नोट लिख लें, when number of moles are equal then Kc has no unit, उस वक़्त Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। अब रीज़न क्या है वो आपको अभी दिखा देते हैं, समझ के। शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अच्छा जी, 2 MCQs नोट कर ले। MCQs पहला, आयोडीन का कलर क्या है, ये होता है जी पर्पल कलर का, पर्पल। हर दफ़ा ये MCQs अक्सर पूछा जाता है कि भाई कलर ऑफ आयोडीन क्या है, पर्पल। उसके बाद कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये होता है जी कलरलेस, यानी कि वाटर देखा है कभी, वाटर देखा है कभी, हाँ देखा है, तो भाई उस जैसा कलर होता है, यानी कि कलरलेस है, इसका कोई भी कलर नहीं है आयोडीन का। ये 2 MCQs हैं जो कि आपने नोट कर लेने। अच्छा जी, होगा क्या बेसिकली, आप इसका लिखेंगे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में क्या होगा इसका लिखें जी। पहले प्रोडक्ट ऊपर आनी है ना, आपको याद होना चाहिए, प्रोडक्ट ऊपर रखनी है, नीचे 2 इसकी पावर हमने बना दी और इसका लिख लिया जी I2 और ये हमारा आ गया जी ये वाला, ठीक है। अब आपने याद रखना है जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसका यूनिट, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब, ठीक है, समझ आ गई। याद रखना है मोल पर dm क्यूब इसका यूनिट होता है। अच्छा जी, इसकी जगह ये भी एक है भाई, ऊपर हमें कोई नहीं, हर जगह सबके लिए आपने मोल पर dm क्यूब ही लिखना है, सबके लिए मोल पर dm क्यूब ही लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लिया जी मोल पर dm क्यूब, ये लिख लिया। अब ऊपर इसके 2 हैं, ये हमने 2 लिख लिया, इसकी जगह फिर लिख लेंगे जी मोल पर dm क्यूब, उसके बाद जी
फिर से लिख लेंगे मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब होगा क्या, एक वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अब एक बाकी बच गया वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, मतलब क्या भाई इसका कोई भी यूनिट बेसिकली, क्योंकि सब कट जाएंगे, सारे के सारे कट जाएंगे, तो यहाँ पे केसी क्या होगा, केसी का यूनिट नो यूनिट, भाई यूनिट ही नहीं होगा उसका। ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, जितने मोल्स ऊपर है उतने ही मोल्स नीचे हैं, तो वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बेसिकली आपने ये नोट याद रख लिया तो आप इजीली कर सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कंफर्म कर लें, कंफर्म कर लें। क्लियर हो गया, कर दें रेस, ओके। क्या यही है एक, नहीं भाई बहुत सी इक्वेशंस हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक और डिस्कस करूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, लेकिन और भी हैं, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन कंफर्म करने के लिए ये देखेंगे, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है, CH3COOC2H5 and plus H2O नंबर ऑफ मोल के लिए, 1 मोल 2 मोल, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं लिखा, एक एक है, 1 1 2 हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने 1 और 1, इसके सामने कुछ नहीं लिखा, इसके सामने मतलब 1 1 2, ये भी 2, तो 2 बराबर 2। ठीक है, मतलब यह है, कहने का मतलब कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम लिखेंगे तो मैं केसी डायरेक्ट लिखने के लिए कह रहा हूँ कि भाई ये आपने पहले ऊपर लिख लेनी है मोलर कंसंट्रेशन दोनों की, उसके बाद नीचे लिख लेनी है। ऊपर इसकी क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब 1, ये इसकी, और साथ वाटर भी है तो इसका भी मोल पर डीएम क्यूब नीचे आ जाए, इसका भी मोल पर डीएम क्यूब, इसका मोल पर डीएम क्यूब। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो केसी क्या होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, केसी हैज नो यूनिट, केसी हैज नो यूनिट। क्लियर, कोई सवाल, कंफर्म, देख लें, कोई सवाल, नो, ओके। आगे दूसरा केस पढ़ें, चलिए दूसरा केस। ओए उठनी बैनी फिर रहनी जानी चेंज होई आयो नहीं गिन्नी वारी फल्लौर काली चेंज कीती आयो नहीं गिन्नी वारी फल्लौर काली चेंज कीती आयो नहीं हो ला 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 ला। केस 2, भाई केस 2 में ये हो सकता है आपकी इक्वेशन के मोल्स बराबर ना हो, अब वो इस साइड पे ज़्यादा हो सकते हैं, उस साइड पे ज़्यादा, तो केसी का एक पक्की बात ज़हन में बिठा लें, केसी का एक कन्फर्म कोई यूनिट नहीं है, हर इक्वेशन का अपना है, हर इक्वेशन का अपना है, हर इक्वेशन का अपना है। क्लियर हो गया, समझ आ गई। आपने इक्वेशन देखनी है कि भाई इक्वेशन कौन सी है, उसके हिसाब से आपने केसी का यूनिट मालूम करना है, हर इक्वेशन का अलग अलग। जैसे जी आपको इक्वेशन एक लिख के दिखाता हूँ, जैसे आपकी बुक ही लिख रही है भाई, उसके बाद हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बुक वाली ताकि वो हमें समझ आ जाए। अच्छा, ये देखें जी, मैंने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, आपने बेसिकली इसको देखना है कि भाई इसमें केसी का यूनिट क्या होगा ना। पहले नंबर ऑफ मोल के लिए, इसके 3 है, 3 + 1 इसका है, क्योंकि इसके सामने कुछ निकाल ली, कितने आगे 4। अच्छा जी, ये किसके बराबर हैं, ये इधर कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा, तो 4 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता यार, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से बेसिकली अब आपका कोई ना कोई यूनिट निकलेगा, कोई ना कोई निकलेगा, अब हमें नहीं पता क्या निकलेगा, लेकिन आपने उसको मालूम करना है केमिकल इक्वेशंस के हिसाब से। चलें जी, पहले आप कैसे लिख लें ताकि हमें अच्छे से कंफर्म हो जाए क्या ऊपर लाना। ये प्रोडक्ट है, ये ऊपर चली गई NH3 और ये मोल है, ये पावर में चले गए, नीचे आ गया जी हाइड्रोजन, इसको आपने बेसिकली लिख दिया पावर में 3, ये पावर में आ गया। उसके बाद N की कोई पावर नहीं है, सामने नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, कोई भी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं है। अच्छा चलें जी, अब इसका बेसिकली आप फाइंड करेंगे केसी के यूनिट्स बेसिकली। तो इसका नंबर, अब मैंने कहा था कि भाई मोल पर डीएम क्यूब, हर किसी के लिए मोल पर डीएम क्यूब लिखना है। ऊपर 2 है तो 2 आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर 2 है तो भाई 2 आ गया। नीचे हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का भी यहाँ पे अपने मोल पर डीएम क्यूब लिखना,
और ऊपर इसकी पावर 3 है, तो नीचे इसके नाइट्रोजन का भी है, तो यहाँ पे फिर से लिख लिया मोल पर dm क्यूब। ये एक 2 इससे कैंसिल हो गए, फर्ज करें ये 2 इससे कैंसिल हो गए, 2 नीचे बाकी बच गए, एक ये वाला 3 है ना, एक ये वाला। तो फाइनली आपके पास जो चीज़ बची है वो ये है मोल पर dm क्यूब, उसके बाद फिर से बच गया मोल पर dm क्यूब। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये आपको यहाँ लेके आए। अच्छा जी, अब पावर जब ये देखिए, अब ये 2 हो गई हैं, क्या हो गई हैं 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल पर dm क्यूब और ये 2 हो गए, ठीक है। अब ये जब पावर्स, मतलब कहने का मतलब ये पावर्स इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा जी मोल स्क्वायर और dm -6, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 से खाएगा और इसे भी खाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये नीचे से ऊपर जब आप लेके जाते हैं तो अलामतें पावर्स की चेंज होती हैं। जब आप नीचे से ऊपर जो है लेके जाते हैं, कोई भी चीज़ है जैसे नीचे से ऊपर लेके जाते हैं जिसकी पावर है, तो वो उसकी पावर्स के साइन चेंज होते हैं कि प्लस है तो नफ़ी है, ठीक है, कि प्लस है तो सब्सट्रैक्ट की अलामत आ जाती है, ठीक है, और अगर माइनस किया तो प्लस की आ जाती है, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका मोल -2 और dm +6, ठीक है। अब प्लस की पहले लिखी हुई है, ठीक है, ताकि यार माइनस को पहले आते ही आप उसके किसी बंदे की खामियां बयान ना करनी शुरू कर दें, पहले उसकी कुछ खूबियां बयान करें ताकि समझ आ जाए इसको, ठीक है, उसको भी थोड़ा तसल्ली हो रही है, उसके बाद उसकी खामियां बयान करें भाई। लेकिन पहले कम से कम हमें प्लस का लिखना चाहिए, उसके बाद आपको नफ़ी का लिखना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं dm6 और मोल -2, यही आपका यूनिट है Kc का, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए आपका Kc का यूनिट ये है। देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी, क्लियर हो गया, कर देने। और चलें, अब आपको और कुछ चीज़ें और भी दिखाते हैं इक्वेशंस, ताकि आपको और समझ ज़्यादा अच्छे से आ जाए। चलें जी, अब आपके सामने एक और इक्वेशन है, जैसे मैं आपको इक्वेशन देता हूँ SO2 + O2 एंड इससे बनता है SO3, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कितने हैं 2, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो इसका यूनिट निकलेगा कोई ना कोई, निकलेगा कोई ना कोई, लेकिन आपने इसके इसी तरीके से आपने फाइंड करना है। जैसे जी निकलेगा कैसे जी, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यूनिट निकलेगा dm क्यूब पर मोल, ठीक है। मुझे कैसे पता चला, मैंने भाई ऊपर इसका dm क्यूब, ये ऊपर 2 आ जाएंगे और 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, नीचे और ऊपर, और नीचे सिर्फ 1 बाकी बच जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ भी थोड़ी बहुत आ जाए। तो ये आपका तकरीबन इसका Kc का यूनिट निकलेगा, ठीक है, क्लियर। आपने कंफर्म कर लेना है इसको, पता नहीं मैंने सही लिखा है, लेकिन आपने मुझे कंफर्म करना है क्या मैंने सही लिखा है, कमेंट में बताना है आपने क्या मैंने सही लिखा है। अच्छा जी, उसके बाद अगली इक्वेशन है CH3, ये हो गया, मतलब ओजोन से बनता है ऑक्सीजन और ये वाला, इसका Kc, अब इसका 1 है, इसका 1 और 1 2 है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो इसका भी कोई ना कोई Kc का यूनिट निकलेगा, ठीक है, कोई ना कोई, अलग अलग निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद PCl3 + Cl2 से बनता है PCl5, ठीक है, तो इसका भी आपने Kc का यूनिट फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है लाजमन, ठीक है, समझ आ गई। ये एक्सरसाइज का सवाल है, ये वाला एक्सरसाइज का है, अभी आपको बता दूं MCQs के लिए पूछा गया है और बहुत अहम है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद ओजोन हो गया, ये हो गया, उसके बाद जी N2O4 से बनता है NO2, ये देखें, अब ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो इसका भी आपने Kc का यूनिट बेसिकली फाइंड करना है, और भी इक्वेशंस हैं, लेकिन आपने इनके ज़रा फाइंड करके खुद देखना है, अपने आप को जज करना है कि भाई क्या मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकते तो दोबारा बताएं, मैं आपको दोबारा से इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।